हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव। वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपको सीपीआर का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें हमने सीपीआर के बेस को क्लियर किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने सीपीआर के बेस को क्लियर किया था और सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराना चाहता हूं जो प्रॉफिट लॉस के और टाइम स्पीड डिस्टेंस के हैं, जो एसएससी मेंस के 2016-17 में पूछे गए थे और बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको कराना चाहता हूँ। फर्स्ट पार्ट की वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं आखिर उसमें था क्या। तो मैं आपको सीपीआर थोड़ा रिपीट करा देता हूँ था क्या। सीपीआर में हमने देखा था कि जब हम किसी प्रतिशत में वृद्धि होती है तो वो x अपॉन y की टर्म में लिखते हैं, और जब किसी प्रतिशत में कमी होती है तो वो x अपॉन x प्लस y की टर्म में लिखते हैं। दोस्तों ये बार बार इसे लिख के नहीं देखना है, सीपीआर का मेथड ही वही है कि हमें बस माइंड में कैलकुलेशन करनी है और आंसर वृद्धि और कमी देखते ही हमें लगा देना है, तभी सीपीआर का फ़ायदा होगा। वरना इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, सीपीआर का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉफिट लॉस का कुछ बताना चाहता हूँ, प्रॉफिट लॉस में कैसे करना है। देखो दोस्तों, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस पर जो लाभ होता है ना वो हमेशा ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस पर लाभ जो है ना हमेशा कम होगा। इसी का उल्टा होता है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस पर लाभ अगर ज़्यादा है तो हानि कम होगी, और सेलिंग प्राइस पर लाभ कम होता है तो हानि ज़्यादा होगी। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 120 रुपये में उसे बेच दिया, तो हमें जो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर जो हमें लाभ हुआ वो 20% का हुआ। ठीक है, उसी में ही हमने सब 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, और यदि हम इसे सेलिंग प्राइस पर काउंट करें मतलब 120 पे, तो लाभ आएगा हमारा 16 सही 2/3। यही मैंने यहाँ बताया कि कॉस्ट प्राइस पर लाभ हमेशा ज़्यादा होगा। देखो ये 20 है और सेलिंग प्राइस पर लाभ हमेशा कम होगा, मतलब कमी होगी। ये 16 सही 2/3 है। अब हानि देखो, जब 100 रुपये की कोई चीज़ लाए 100 रुपये की कोई चीज़ लाए 80 में बेची, कॉस्ट प्राइस पर हमारी जो हानि हुई है वो 20% हुई है। अब 100 रुपये की ही कोई चीज़ लाए, वो हमने 80 की बेची, लेकिन इसे हमने हुई तो 20 की है, लेकिन इसे हमने विक्रय मूल्य पर काउंट किया है, तो कितने की हुई है 20 चौका 80 मतलब 25%। तो यही हमारा है। देखो कॉस्ट प्राइस पर जो हमारी हानि हुई है वो 20% है और सेलिंग प्राइस पर जो हानि हुई है हमारी 25% है। यही मैंने यहाँ पर बताया है, कॉस्ट प्राइस पर लाभ हमेशा ज़्यादा होगा, हानि हमेशा कम होगी, और विक्रय मूल्य पर लाभ हमेशा कम होगा और हानि ज़्यादा होगी। इसको मैं कुछ सवालों से समझाता हूँ, आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अब आपको पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पेन चलाऊंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है। वैसे तो ये सब माइंड में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो देखी है सीपीआर की, तो यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, देखो बच्चों क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, मतलब कि क्रय मूल्य पर जो लाभ होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब वृद्धि होती है, वृद्धि ऐसे होती है ना। 20% का लाभ है, तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने में कितने प्रतिशत का होगा, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है इसे। तो विक्रय मूल्य पर वही सीपीआर लगाओ, जब इसमें वृद्धि हो रही है तो यहाँ कमी होगी। कमी में मैंने ऐसे बताया था x अपॉन x प्लस y की टर्म में ये जुड़ जाता है 6, तो कमी कितने की हो रही है 16 सही 2/3% की। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस पर लाभ हो गया और ये कॉस्ट प्राइस पर था। अब इसी प्रकार हमने नीचे देखा, यदि कॉस्ट प्राइस पर 25% का लाभ है, कॉस्ट प्राइस पर 25% का लाभ है, मतलब कि 1/4, क्योंकि लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ज़्यादा होता है, इसीलिए ये वृद्धि में लिखा जाता है। तो इसे एसपी पर करने के लिए लाभ कितना होगा, अब हम एसपी पर करेंगे तो एसपी पर तो हमेशा कम होगा। कम कितना होगा, जब 1/4 है तो कम होगा 1/5, मतलब कि 20%। बस इतना करना है, और ये आपको ये में जो 5 सेकंड भी लग रहे हैं ना दोस्तों, ये वो लिखने में लग रहा है। यदि आपके दिमाग में 25% आया, लाभ हो रहा है, हाँ ठीक है, एसपी पर निकालना है तो डायरेक्ट 25 का फ्रैक्शन तोड़ के डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं और टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन से बहुत फ़ायदा होता है। मेरे पास बोर्ड नहीं है, वरना मैं तो आपको पेन चलाता ही नहीं, मैं तो आपको बस ये बताता, अरे ऑप्शन है, ऑप्शन पर टिक करो डायरेक्ट, देखो ही मत सवाल को।
मेरे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं, बस आप सपोर्ट कीजिए और मैं आपको वीडियो देता जाऊँगा उन कॉन्सेप्ट की जो एसएससी सीजीएल मेंस प्री, क्योंकि मैंने बहुत से सवाल किए, इतने सवाल किए हैं पता नहीं, मैं तो खुद भूल गया हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट लगाया था। तो बस एक एक करके मैं आपको वो एक एक कॉन्सेप्ट देता जाऊँगा, बस मुझे सपोर्ट करते जाइए आपको मैथ में मैं ऐसा बना दूंगा ना, आप खुद सोचोगे कि हाँ मैथ में स्पीड तो बढ़ी है। चलो देखिए वो बात की बात है। अब ये सवाल देखिए, अब विक्रय मूल्य पर आ गया। वो पहले क्या था, पहले क्रय मूल्य पर था, मतलब कॉस्ट प्राइस पर था, बढ़ रहा था। विक्रय मूल्य पर देखो एसपी पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ। अब याद करो जो लाभ होता है ना, लाभ विक्रय मूल्य पर हमेशा कम होता है, मतलब कि ये कम हुआ है। 20% का लाभ हुआ तो उसका वास्तविक लाभ, दोस्तों वास्तविक लाभ जो है ना, वास्तविक लाभ हमेशा, मैंने यहाँ लिखा है देखो, वास्तविक लाभ हमेशा सीपी पर निकलता है, ठीक है। वास्तविक लाभ का मतलब होता है सीपी पर काउंट करना। तो एसपी पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, उसका वास्तविक लाभ मतलब कि वृद्धि, क्योंकि एसपी पर तो कमी होती है लाभ में और सीपी पर वृद्धि होती है, तो वृद्धि कितनी आएगी 1/3 की, कितनी, सॉरी वो बाय मिस्टेक 1/4 हो गया, 20% हो गया, 1/5 लिखते हैं ना। देखिए एसपी पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ। लाभ एसपी पर कम होता है और सीपी पर ज़्यादा होता है, तो सीपी पर कितना हुआ 1/3, 1/4 मतलब कि 25%। बस ऐसे करना था। एक बार फिर बता देता हूँ, देखो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। लाभ विक्रय मूल्य पर जो होता है ना वो कम होता है 1/5, और तो उसका वास्तविक लाभ मतलब कि क्रय मूल्य पर पूछा है। जब 1/5 में कमी हुई है तो वृद्धि कितनी होगी 1/4 की, तो 25%, ठीक है। विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ हुआ, मतलब कि 10% की कमी हुई, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ में कमी होती है, लाभ हुआ, तो उसका वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा 1/9, मतलब कि 1/9 होता है हमारा 11 सही 1/9%, ठीक है। किसी वस्तु के सीपी के आधार पर ज्ञात की गई हानि, मतलब कि अब हानि पर आ गया दोस्तों, हानि पर, हानि जो होती है वो हानि जो होती है क्रय मूल्य पर कम होती है, ठीक है, और विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होती है। तो किसी वस्तु के सीपी पर ज्ञात की गई हानि 25% है, तो विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए उस हानि को। विक्रय मूल्य पर जब क्रय मूल्य पर कम होती है, ठीक है ना, हानि वो ऊपर मैंने बताया था उस लाइन में, क्रय मूल्य पर हानि कम होती है तो विक्रय मूल्य पर बढ़ेगी। विक्रय मूल्य पर कितनी बढ़ जाएगी 1/3, 1/3 बढ़ जाएगी, और 1/3 हमारा होता क्या है 33 सही 1/3% ये होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये है हमारा किसी वस्तु के सीपी पर ज्ञात की गई हानि जो होती है वो कम होती है, किस पर कम होती है सीपी पर, तो कितनी 40% को 2/5 लिखते हैं। किसी वस्तु के सीपी पर ज्ञात की गई हानि 40% है, तो एसपी पर ज्ञात करनी है। एसपी पर हमारी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी 2/5 में से 2/3, और 2/3 हमारा होता है क्या होता है 66 सही 2/3%, ये इसमें ये आ जाएगी। अब विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है दोस्तों। मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य पर जो है ना हानि बढ़ जाती है, हानि में मतलब वृद्धि हो रही है, 20% की बढ़ा है, तो सीपी पर कितनी प्रतिशत की हानि होगी, सीपी पर कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। जब एसपी पर हानि बढ़ती है, एसपी पर 20% की हानि, तो सीपी पर कम हो जाएगी, कम कितनी हो गई 16 सही 2/3%। एक व्यक्ति एक चादर 450 रुपये में खरीदता है, उसे 10% लाभ होता है, जो कि एसपी पर गिना जाता है। लाभ एसपी पर गिना जाता है, मतलब कि दोस्तों एसपी पर लाभ, आपको पता है एसपी पर जो लाभ होता है वो कम होता है 1/9, 1/10,
ठीक है। बेस बहुत दोस्तों ये सवाल जो है ना थोड़ा अच्छा सवाल है और इसको ज़रा ध्यान से देखिए। होता क्या है, एक व्यक्ति एक चादर 450 रुपये में खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेच देता है, जो एसपी पर गिना जाता है। एसपी पर आपको बताया था मैंने कि लाभ जो होता है ना एसपी पर, वो हमेशा कम होता है। मतलब कि 1/10 कम हुआ तो वो बढ़ेगा कितना है, सीपी पर कितना बढ़ जाएगा, 1/9 बढ़ जाएगा। किसका होगा, देखो 450 रुपये हमारा क्रय मूल्य था, इसका 1/9 बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा, 450 का 1/9, 9 पंजे 45, 50 बढ़ गया। ठीक है बच्चों, 50 बढ़ गया। अब हमसे पूछा है इसमें 450 रुपये क्रय मूल्य है, 50 रुपये बढ़ गया तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। जाहिर सी बात है 450 रुपये जब क्रय मूल्य है, 50 रुपये बढ़ गया तो विक्रय मूल्य उसका 50 प्लस 450 कितना हो गया, 500 हो गया। ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अभी आखिरी सवाल है इसका प्रॉफिट लॉस का। एक व्यापारी सीपी पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करता है और दूसरा व्यक्ति विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। देखो आ गया ना वही सीधा सीधा। देखो सीपी पर लाभ हमेशा ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य पर लाभ हमेशा कम होगा जब उनका विक्रय मूल्य समान है। अब उनका विक्रय मूल्य भी समान है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 100 मान का, ये वही कॉन्सेप्ट पर है। अब उनका विक्रय मूल्य समान है और उनके वास्तविक लाभ का अंतर दे रखा है, लाभ का अंतर दे रखा है, जबकि दोनों को 20% लाभ होता है। दोस्तों देखिए ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। सीपी पर लाभ हमेशा ज़्यादा होता है, 20% का 1/5, ठीक है। तो वही हमें अगर एसपी पर काउंट करना हो तो वो कितना हो जाएगा, एसपी पर हमेशा कम होगा। कितना कम होगा, 1/6। इसे हम लिखते हैं 16 सही 2/3%, और ये होता है हमारा 20%, ठीक है। दोनों का जो अंतर है वो है हमारा 3.33। इसे फ्रैक्शन में 1/30 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। और यही अंतर हमारा किसके बराबर दे रखा है, हमें 85 के बराबर दे रखा है। तो हमारा सी क्या पूछा है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, हमारा जो विक्रय मूल्य हो गया 85 × 30। इसकी गुणा कर लो, 5 या 15, 8 या 24 और 2550। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हम जो पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस। और अब टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताता हूँ मैं आपको ये कैसे लगाया जाता है। तो देखते हैं, आपको ये तो पता होगा ना कि जब दूरी कांस्टेंट होती है, जब हमारी दूरी कांस्टेंट होती है, जैसे कि स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। जब हमारी दूरी कांस्टेंट होती है तो स्पीड टाइम की इन्वर्स हो जाती है। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। तो उसी से देखिए ये सवाल कैसे होते हैं। जैसे ये है, दो कारें ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की गति से चलती हैं। यदि कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों इस सवाल को करने के 2 मेथड हैं। एक वो है जिसमें दूरी कांस्टेंट होती है और वो डायरेक्ट कर देते हैं, आराम से हो जाता है। उस मेथड को भी मैं इसमें आपको बता दूंगा, लेकिन मेरा मकसद जो है आपको सीपीआर तक पहुंचाना है। सीपीआर कैसे करना है, सीपीआर से तो ये कैसे करना है दोस्तों। देखो इसमें हमें 2 दे रखी है ना कारें, तो हम भूल जाओगे 2 कारें हैं। ये देखो कि एक ही कार की 2 चालें दे रखी हैं। पहले चाल थी 72 और उसके बाद बढ़ के हो गई 90, मतलब कि चाल बढ़ गई ना, मतलब कि कितनी बढ़ गई, 72 से 90 18 बढ़ गई। किस में बढ़ गई, 72 में। तो रेशियो में ये इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो टाइम जो होगा हमारा, तो दोस्तों हमारी जो स्पीड है ये 1/4 बढ़ गई। तो टाइम कितना कम हुआ होगा, वही सीपीआर से टाइम कम हुआ होगा हमारा 1/5, और 1/5 ही हमारा 1 घंटे के बराबर है। 1 घंटे के बराबर है तो 1 = 5 के है। तो हमसे क्या पूछा है, ये दूरी पूछी हमसे, दूरी कितनी होगी। तो पहले जो है ना 5 घंटे में 72 की स्पीड से कितनी दूरी तय होगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी 360, ठीक है दोस्तों।
ये इसका आंसर है। अब इसका मैं एक सेकंड मेथड बताता हूँ, लेकिन वो तभी लगेगा जब दूरी कांस्टेंट है। वैसे तो ये भी उसी से ही रिलेटेड है, दूरी कांस्टेंट है तभी ये लगाया है। आप CPR से अच्छा इसको ट्राई करना इस सवाल में, जिसमें ऐसे दे रखा हो टाइम डिफरेंस का। कैसे? पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन, ठीक है दोस्तों, D बराबर मतलब दूरी बराबर पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन इन दोनों स्पीडों का अंतर कितना है 18। और टाइम यहाँ आता है टाइम डिफरेंस कितना हमारा 1 घंटा। बस इसे सॉल्व कर लो, इसका भी आंसर आया 18 पंजे 90 और 72 पंजे 360। इसका भी ऐसे ही आंसर आएगा, है ना, ये इजी। बस इसमें थोड़ा हमें, अगर जिसको CPR भी अच्छे से आता है ना, बस वैल्यू रखना, कैसे कम करना है, कैसे ज़्यादा करना है, वो CPR से भी जल्दी कर देगा, इससे भी जल्दी कर देगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये सवाल है दूसरा। और दोस्तों आप ये सोचते होंगे कि कैसे पता चलता है दूरी कांस्टेंट है ना। तो दोस्तों इस सवाल में यही दे रखा है। देखो, दो कारें A और B एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रही हैं। मतलब दो कारें हैं, एक शहर से इधर को जा रही हैं या इधर को जा रही हैं, मतलब किधर को भी जा रही हैं, एक की तरफ जा रही हैं। ये नहीं कहा गया है कि एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो दूरी तो एक ही दूरी तो कवर करेंगे। ये 72 की स्पीड से करेगी और ये 90 की स्पीड से करेगी। तो हमारी दूरी तो इसलिए तो कांस्टेंट हुई कि दूरी समान है। बस कांस्टेंट का मतलब यही होता है, कभी आपको दिक्कत हो। ठीक है। अब देखो दोस्तों दूसरा सवाल ये है। दूसरा सवाल में क्या है, एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है और एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों देखो, इसमें हमें कुछ नहीं दे रखा, ना स्पीड दे रखी, बस टाइम दे रखा है। टाइम पहले 15 मिनट था और एक उसी कार का फिर 12 मिनट हो गया है। ठीक है, तो टाइम 15 से 12 हो गया। कितना कम हुआ? इसमें कम हो रहा है ना, पहले ज़्यादा हो रहा था। कम हुआ कितना? 3 कम हुआ। किसके सापेक्ष हुआ कम? 15 के सापेक्ष कम हुआ। तो हमारा कम रेशियो में हो गया 1/5। जब हमारा टाइम ये कम हुआ है तो स्पीड कितनी बड़ी होगी दोस्तों? स्पीड बड़ी होगी हमारी 1/4। किसकी बड़ी होगी? 118 की तो बड़ी होगी। तो 108 की, हाँ 108 की स्पीड हमने बढ़ाई। कितनी बढ़ गई? 4 दूनी 8, 2 इधर गया, 4 7 28। तो हमारी जो स्पीड बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 27 बढ़ गई। इसका आंसर है। अब देखो दोस्तों, ये है सवाल, ये भी CPR से करूँगा। देखो मैं 72 किलोमीटर की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है और समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी। ये भी देखो दोस्तों, ये सब जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ ना टाइम स्पीड वाले, ये सभी मेंस के सवाल हैं और ये वो सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं इन सवालों को लेकर आया हूँ। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें 72 दे रखा है, ये भी ऊपर की तरह ही है। अब इसमें क्या है, इसमें टाइम दे रखा है 9 मिनट। 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए कितना समय लेगी? तो दोस्तों टाइम इसमें कम हुआ। कितना कम हुआ? 9 से 8 हुआ। कितना कम हुआ? इतना। 1 कम हुआ 9 के सापेक्ष। ये टाइम हमारा इतना कम हुआ है ना। ठीक है, तो स्पीड कितनी बड़ी होगी हमारी? स्पीड में वृद्धि जो होगी वो होगी 1/8 की। 1/8 की हुई होगी। और किसकी? 72 की। तो 8 नहीं, तो हमारी जो स्पीड बढ़ गई होगी वो 9 बढ़ गई होगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो मेंस के सवाल हैं ये ऐसे तुच्छ मुच्छ सवाल आते हैं मेंस में भी, और आप लोग हवा बना के बैठे हैं कि मेंस में बहुत हार्ड सवाल आते हैं। देखो, दो कार A तथा B क्रमशः 60 किलोमीटर और 108 किलोमीटर की चाल से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती हैं। यदि यात्रा में कार B कार A की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है। दोस्तों ये उसी सवाल की तरह है जो मैंने ऊपर कराया था ना, ये उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको CPR से करा के दिखाऊंगा। CPR से ये सवाल। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, दो कार A तथा B, ये 60, पहले 60 स्पीड थी कार की। इसमें भी ऐसी करो, दो कार मानो ही मत, एक ही कार मानो, एक ही कार की 2 स्पीड मानो। तो 60 किलोमीटर थी, इतनी, फिर बाद में इतने किलोमीटर हो गई। स्पीड बढ़ रही है ना, तो कितनी बढ़ रही है? 60 में इतने 48 बढ़ गई 60 के रेस्पेक्ट में। तो देखो दोस्तों, 48 हमारी बढ़ी कितनी? 60 के रेस्पेक्ट में। रेशियो में 12 चौक 48, 12 पंजे 60, रेशियो में इतनी बढ़ गई। तो हमारा टाइम कितना कम हुआ होगा? टाइम हमारा कम होगा 4/9। टाइम हमारा इतना कम हुआ होगा, लेकिन इसमें दे रखा है और हमारे इसमें सवाल में दे रखा है
टाइम कम हुआ है 2 घंटे, 2 घंटे कम लगते हैं। तो 2 शहरों के बीच की दूरी। तो दोस्तों टाइम हमारा 4/9 बराबर होगा 2 घंटे के। तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 1 बराबर हो जाएगा हमारा 9/2 के। ठीक है, 9/2 के कम हो गया। टाइम हमारा इतना कम हो गया। अब इसमें दूरी दे रखी है ना, तो 60 की स्पीड से 9/2 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 2 तिया 6 बराबर आ गया 9 तिया 27। हमारी इतनी दूरी तय हो जाएगी और ये किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब दोस्तों देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है जो 2017 और 18 में एक ट्रेंड बन चुका था। इस सवाल को कई बार रिपीट किया गया, मेंस में, प्री में, कई बार। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल किस तरह से होगा। 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन, और इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा हल्के हल्के। एक ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, जो हमारी ट्रेन है ना ए, उसको बी से ज़्यादा समय लगता है। कितना? 1 घंटा। तो बी को 1 घंटा कम लगता है। इंजन में समस्या आने के कारण बी के जो इंजन है ना, उसमें कुछ समस्या आ गई और उसकी स्पीड इस हिसाब से 1/3 कम हो गई। अतः उसी दूरी को तय करने में, जो पहले दूरी तय करती है ना, वो उसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी का ट्रेन ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। दोस्तों देखो क्या है इसमें, हमें जो है ना, इसमें इस सवाल में ये देखना पड़ता है स्पीड किसकी कम हुई है। स्पीड हमें बी की गति कम हुई है इंजन की खराबी से 1/3। तो ठीक है, अब हमें स्पीड देखनी है कितनी कम हुई। बी की स्पीड हमारी कम हुई है 1/3, 1/3 स्पीड कम हुई है। ठीक है, तो टाइम कितना बड़ा होगा? टाइम हमारा बढ़ गया होगा दोस्तों, 1/3 कम हुई है, टाइम हमारा बढ़ गया होगा 1/2। ये हमारा बड़ा होगा टाइम। अब ये टाइम किसके बराबर होगा? तो ये होगा हमारा, जैसे कि देखो दोस्तों, ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है, तो बी को तो 1 घंटा कम लग रहा होगा। और बाद में इन्होंने कहा है बी के इंजन में खराबी आ गई, तो उसको ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो कुल जो 1/2 का जो अंतर आया है ना, कुल डिफरेंस इनका 4 का आया है। तो 1 बराबर हमारा होगा 4 दूनी 8 के, 8 घंटे के बराबर होगा। अब हमें दे रखा है इसमें अभी दोस्तों ये टाइम जो निकला है ना, ये निकला है बी का, क्योंकि हमने बी पर काम किया है। बी को पहले 8 घंटे लग रहे थे दूरी तय करने में, लेकिन पहले ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लग रहा था, तो ए को जो है ना 1 घंटा अधिक लग रहा था, ए को 9 घंटे लग रहे थे। ठीक है, अब 9 घंटे में ए की चाल पूछिए, 9 घंटे में ए की चाल कितनी होगी? 720 किलोमीटर को 9 घंटे में तय करेगा जब एक ए, तो 9 8 72, 80 इसकी चाल हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। हुआ ना कितना इजी सवाल। और दोस्तों आज का हमारा ये आखिरी सवाल है। ये सवाल भी ऊपर के सवाल के जैसा ही है, बिल्कुल सेम। अब देखो, जैसे इसमें दे रखा है उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। अब उड़ान ए को 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो बी को तो कम लगेगा ना। ठीक है ना, इसके इंजन में खराबी आने के कारण बी की गति जो है ना 1/6 के एक कारक से नीचे गिर गई, मतलब 1/6 जो है ना बी की स्पीड कम हो गई। इसलिए उसी यात्रा को पूरी करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। तो इसमें भी दोस्तों यही है कि जो हमारी बी की स्पीड कम हुई है ना, कितनी कम हुई है? 1/6 कम हुई है, ये स्पीड कम हुई है। तो टाइम कितना बढ़ गया होगा? टाइम बढ़ गया होगा हमारा 1/5, इतना ही टाइम हमारा बढ़ गया होगा। और ये 1/5 किसके बराबर होगा? ये बी के डिफरेंस है। पहले बी को 1 घंटा अधिक लग रहा था, नहीं, पहले बी को 1 घंटा कम लग रहा था, ए को अधिक लग रहा था, बी को 1 घंटा कम लग रहा था, और अब बी को 36 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 36 मिनट कितने हो गए? 96 मिनट। तो 1 बराबर हमारा इतने मिनट के बराबर हो गया। मतलब बी को पहले इतने मिनट लगते थे, इसको हमने घंटे में बदला तो कितना आएगा? 5 से 12 पंजे 60 और 12 8 96, 8 घंटे लग रहे। पहले बी को 8 घंटे लग रहे थे। और इसमें दे रखा है उड़ान ए को आमतौर पर ये 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता था। तो ए को कितने घंटे लग रहे थे? ए को लग रहे थे 9 घंटे, और ए ने 9 घंटे में 7200 किलोमीटर की दूरी तय की है।
तो यदि हम इसको 7200 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करेगा ए, तो कितनी स्पीड से चल रहा होगा वो? 9 अट्ठे 72, मतलब कि 800 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा होगा, 800 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं एक और मेथड लेकर आऊँगा कल को, बहुत ही अच्छा मेथड है वो, फाइट कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको रेशियो के सवाल बहुत आसान बना देता है वो। तो थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक भी कीजिए।